यत्र देवयमो वदन्ति पुरक्रमस्य सहिवन्दरित्था विष्णोः पदे परमे मद्वत्सः तदद्विष्णुस्तवते वीर्याय मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्टाः यस्योनिषत्रिशविक्रमणेष्वधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वा। स्टार्टिंग में आपने जो वीडियो देखा है इसको हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 12th ऑफ अक्टूबर 2022। तो गाइस आज है तारीख 12 अक्टूबर 2022 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है पर्शियन गल्फ को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2011 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। देखो नीचे ऑप्शन में ना अलग अलग ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। आपको बताना यह है कि हमारे संविधान में देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में चर्चा की गई है, लगभग 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में मेंशन किया गया है। तो ये जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो अगर आपने पढ़ी हैं तो इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि नीचे ऑप्शन में यहाँ पर आपको 4 अलग अलग ड्यूटीज़ दी गई हैं। बताना यह है कि इनमें से कौन सी एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ऑप्शन ए बोलता है टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस, ऑप्शन बी टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ऑप्शन सी टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, या फिर ऑप्शन डी टू एबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। देखो आज की तारीख में अगर आप लोग गूगल पर जाते हो और जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करते हो बबिया क्रोकोडाइल तो आपको हज़ारों आर्टिकल देखने को मिलेंगे। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो, हज़ारों आर्टिकल्स यहाँ पर पब्लिश हो चुके हैं इस पर्टिकुलर न्यूज़ को लेकर। यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे होंगे ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और साथ ही साथ में द हिंदू ने भी यहाँ पर इसको कवर किया है। बात की जा रही है बबिया क्रोकोडाइल के बारे में। तो केरला का जो अनंतपुरा लेक टेम्पल है उस टेम्पल पर ये जो क्रोकोडाइल है बहुत लंबे समय से रहा करता था। लगभग बताया जा रहा है 75 साल का हो चुका था ये क्रोकोडाइल, लेकिन रिसेंटली यहाँ पर इस क्रोकोडाइल की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में बहुत सम्मान से यहाँ पर इस क्रोकोडाइल को विदा किया जाता है, जैसा आपने स्टार्टिंग के वीडियो में देखा। उससे भी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि बोला ये जा रहा है ये जो बबिया क्रोकोडाइल है ये बेसिकली एक वेजिटेरियन क्रोकोडाइल था। इसने आज तक किसी भी इंसान को नहीं खाया। और अब ये जिंदा कैसे था, तो बोला ये जा रहा है कि जो मंदिर का प्रसाद हुआ करता था वही यहाँ पर प्रसाद ये क्रोकोडाइल खाया करता था। जो क्रोकोडाइल बबिया है ना, ये केवल वो जो चावल है, जो जैगरी यानी जो गुड़ है, बेसिकली मंदिर का जो प्रसाद है उसी को यहाँ पर ये खाया करता था। तो ये न्यूज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है, हर जगह पर चर्चा हो रही है। इसी वजह से आपके साथ में भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। आज के हमारे हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी आर्टिकल था तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो से साथ में शेयर कर देते हैं जो कि इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है। नाउ फ्रंट पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल है। इस वाले आर्टिकल को आप लोग GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी से रिलेट कर पाओगे। देखो आर्टिकल के अंदर कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो आपको याद रखनी है, क्योंकि ये हमेशा चेंज होता रहता है।
लेकिन क्या है एग्जैक्टली चलो अब न्यूज़ में है तो इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ साथ जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आरबीआई हो गया, साथ ही साथ में वर्ल्ड बैंक हो गया और यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, ये सब क्या करते हैं ना, ये सब कंट्री का ग्रोथ रेट सेट करते हैं। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का कितना ग्रोथ होने वाला है उसको लेकर यहाँ पर बातें बताता है कि इंडिया की इस साल कितनी ग्रोथ होगी, कितने % तक ग्रोथ हो सकती है। तो एक प्रेडिक्शन यहाँ पर की जाती है, एक अंदाज़ा लगाया जाता है, आप ऐसा कह सकते हो। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो इंडिया का ग्रोथ रेट है इसको पहले काफ़ी ज़्यादा रखा था, लेकिन अब रिसेंटली यहाँ पर इस ग्रोथ रेट को कम कर दिया है। जो एक फोरकास्टिंग है ये 6.8% तक पहुँचा दी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला कि इस साल 6.8% तक इंडिया ग्रो कर सकता है, इंडिया की ग्रोथ 6.8% तक देखने को मिल सकती है। इससे पहले ये थोड़ा सा ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अभी इसने इस ग्रोथ रेट को कट डाउन कर दिया है, थोड़ा सा कम कर दिया है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ साथ आप देखोगे वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक ने भी रिसेंटली आपको पता होगा इंडिया का जो ये ग्रोथ फोरकास्टिंग है इसको कम कर दिया था। लगभग यहाँ पर ये चीज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की साइड से है, ऊपर 6.8% की ग्रोथ ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल। वर्ल्ड बैंक 6.5% की ग्रोथ रेट को एक्सपेक्ट कर रहा है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 7% की ग्रोथ रेट को एक्सपेक्ट कर रहा है। ये बेसिकली इन सभी का एक प्रेडिक्शन है, एक अंदाज़ा यहाँ पर लगाया गया है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये निकल कर आती है कि आखिरकार ये ग्रोथ रेट कट क्यों की जा रही है, क्योंकि हम ये वर्ड देख रहे हैं कट, है ना, क्योंकि पहले ये थोड़ी ज़्यादा हुआ करती थी, अब यहाँ पर ये लोग कट कर रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न है दुनिया भर के अंदर बहुत सारे अलग अलग क्राइसिस आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहली बात देखो, पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे इश्यूज ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। पेंडेमिक की वजह से हम लोग आज तक धीरे धीरे रिकवर कर ही रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू देखने को मिलेगा, रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ। रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से हालात थोड़े से और ख़राब हो गए। फेब्रवरी से ही आप देखोगे काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर जो महंगाई है वो बनी हुई है, वो महंगाई बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से क्या हुआ, जो इन्फ्लेशन वगैरह है वो भी आपको दुनिया भर में देखने को मिलेगा और इन सब चीज़ों की वजह से अलग अलग देशों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो यही चीज़ ध्यान में रखते हुए जो इंडिया का ग्रोथ रेट है उसको अभी कट डाउन कर दिया गया है, उसको अभी यहाँ पर थोड़ा सा कट किया गया है, आप एग्जैक्टली ऐसा कह सकते हो। और सबसे मेजर रीज़न, सबसे ठोस रीज़न यहाँ पर क्या दिया गया है कि भारत के अंदर में जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वो अपने टारगेट से ऊपर है। टारगेट से ऊपर कहने का मतलब क्या है, देखो जो महंगाई होती है ना, इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक टारगेट सेट कर रखा है। वो टारगेट क्या है, वो है 4+-2 का। ध्यान रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है। 4+-2, 4+-2 का मतलब क्या है कि जो महंगाई है वो कम से कम तो 2% होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 6% होनी चाहिए। 6% से ना ही ऊपर हो और ना ही 2% से कम हो। ये यहाँ पर हमारा एक टारगेट रहता है। महंगाई को हमें इसी बीच में रखना है, यहाँ पर इसी के स्तर के बीच में रखना है। लेकिन हुआ क्या है, करेंट टाइम पर ये महंगाई 6% से ऊपर है, बीच में ये 7% से ऊपर पहुँच गई थी। तो मतलब जो हमारा टारगेट है उस टारगेट से भी ऊपर पहुँच चुकी है ये इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि जो ग्रोथ रेट है इसकी फोरकास्टिंग जो की जाती है उसके अंदर थोड़ा सा ग्रोथ रेट कम कर दिया गया। सिंपल बात हो गई। तो इसके अलावा कुछ ऐसी बातें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ एग्जामिनेशन के लिए क्या है रेलिवेंट, क्योंकि ये हमेशा चेंज होता रहता है। आप देखोगे अभी रिसेंटली बढ़ाया फिर कट किया, तो ये चेंज होता रहता है। बस खाली इतनी सी बात ध्यान रखना, आने वाले टाइम पर एडिटोरियल के अंदर इसके बारे में चर्चा हो जाती है तो तब वहाँ पर आप लोग इसको आराम से कनेक्ट कर पाओगे। अगले आर्टिकल पर आते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक और छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इंटरवेंशन से रिलेट कर पाओगे। बात क्या की जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। देखो यहाँ पर क्या है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो स्कीम है इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया गया है, थोड़ा सा और ज़्यादा यहाँ पर इसको बढ़ा दिया गया है। अब कैसे बढ़ाया गया, देखो ये जो स्कीम है ना, अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये स्कीम अब से फोकस करेगा गर्ल्स के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, सॉरी गर्ल्स के एनरोलमेंट के ऊपर इन सेकेंडरी एजुकेशन। यानी कि गर्ल्स जो है ना वो एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा बढ़ सकें, गर्ल्स को एजुकेशन की तरफ पुश करेगा। साथ ही साथ में गर्ल्स को यहाँ पर पुश करेगा स्टेम की तरफ। स्टेम क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो सब्जेक्ट्स हैं इस पर्टिकुलर साइड में भी पुश करने के लिए यहाँ पर ये स्कीम काम करने वाली है। तो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो ये नया इंक्लूजन अभी अनाउंस किया गया है इस स्कीम के अंदर में। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो स्मृति ईरानी जी हैं, इन्होंने यहाँ पर जोर दिया है कि हम लोगों को क्या करना है,
कि जो बेसिकली गर्ल्स हैं ना, उनकी स्किलिंग के ऊपर भी काम करना है, उनको स्किल्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाना है, उसके ऊपर थोड़ा सा जोर देना है, वो चीज़ यहाँ पर ये बोलती हैं। और सरकार इसके लिए यहाँ पर कदम उठाने वाली है। सरकार यहाँ पर गर्ल्स को और ज़्यादा एक तरीके से पुश करने वाली है, या फिर आप कह सकते हो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स के अंदर इनको एनरोल करने में, यहाँ पर इनका एनरोलमेंट को बढ़ावा देने में यहाँ पर मदद करने वाली है। इनके लिए स्किल्स बिल्ड करेगी, एजुकेशन में इनको बढ़ावा देगी। वो बात यहाँ पर इस आर्टिकल में बताई गई। सेम ही चीज़ 2-3 बार रिपीट करी गई है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट इसका एग्जैक्टली वही है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। करना क्या है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। बस खाली छोटा सा ही आपको ये पैरा देखने को मिलेगा कि हाँ, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंदर में गर्ल्स को स्किल्स प्रोवाइड करवाने के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन इसी की वजह से ये स्कीम अभी न्यूज़ में बनी हुई है। तो न्यूज़ में बनी हुई है तो आपको पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी ने ऐसे पहले कई सारे क्वेश्चन पूछे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, प्रधानमंत्री जनधन योजना को लेकर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर, और ऐसे ही गर्ल्स से रिलेटेड कई सारी स्कीम्स है जिसको लेकर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बने हैं। मेंस में आप लोग यहाँ पर इसको कोट कर सकते हो। तो आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में जानना है। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि हाँ एग्जैक्टली स्कीम क्या है, लेकिन डिटेलिंग्स पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केवल नाम से यहाँ पर काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस स्कीम की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था जनवरी 2015 में। इसका मकसद ये था कि जो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन हो रहा है ना, उसको थोड़ा एड्रेस किया जा सके। यानी कि एक समय ऐसा था जब जो गर्ल्स हैं ना, उनका मान लो आप कह सकते हो कि प्रेगनेंसी का पीरियड चल रहा है किसी वेमेन का, अगर कोई लड़की है तो बेसिकली उसको अबॉर्ट करवा दिया जा रहा था, उसका एबॉर्शन करवा दिया जा रहा था। मतलब लड़के की चाहत रखी जा रही थी, लड़की की चाहत नहीं रखी जा रही थी। तो बेसिकली वो चीज़ों को कम करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को लेकर आया गया, जहाँ पर जो ये सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन हो रहा था, लड़कियों का एबॉर्शन करवाया जा रहा था, यानी अगर पेट में लड़की है तो उसको अबॉर्ट करवा दिया जा रहा था। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं रोकने में मदद करी है इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम ने। दूसरा, यहाँ पर अब ऑब्वियस सी बात है, वो समय ऐसा था जब यहाँ पर अगर बच्ची है तो उसको अबॉर्ट करवाया जा रहा है, तो उसकी वजह से जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है ये भी काफ़ी कम हो रहा था। सिंपल सी बात है, चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब यहाँ पर कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, या फिर आप कह सकते हो कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं। तो इसकी चक्कर में हमेशा बॉयज़ की चाहत रखी जा रही थी, लड़के की चाहत रखी जा रही थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो लड़के थे ना, ये 2011 का डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग आप कह सकते हो कि हर 1000 लड़कों के लिए 918 गर्ल्स हुआ करती थी। यानी गर्ल्स थोड़ा सा कम देखने को मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू द बॉयज़। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो यहाँ पर थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा था, गर्ल्स कम हो रही थी, बॉयज़ की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल रही थी। लेकिन फिर उसके बाद में ये जो स्कीम है ये 2015 में लेकर आई जाती है। इस स्कीम ने यहाँ पर अपना काम किया। इस प्रोग्राम को लगभग हमारे देश में 405 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो सबसे पहली बात सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन हो रहा है ना, इसको रोका जाए। साथ ही साथ में जो गर्ल चाइल्ड है इसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया जाए। गर्ल चाइल्ड को सर्वाइवल के ऊपर थोड़ा जोर दिया जाए। जो गर्ल चाइल्ड है उसको एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जाए। उसके बाद में जो गर्ल चाइल्ड है इसके राइट्स जो हैं, इसके हक जो हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया जाए। ये बेसिकली एक मेजर फोकस था इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंदर में। अब देखो आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है। हम लोग 2015 में इसको लॉन्च कर चुके हैं, अभी हम लोग 2022 में हैं। तो इस समय में इस स्कीम ने कैसा अपना परफॉर्मेंस दिया है, उस परफॉर्मेंस का एनालिसिस भी यहाँ पर दिया गया है। तो आप इस चीज़ को भी अपने पास में नोट डाउन करके ज़रूर से रख लेना। आओ इस एनालिसिस को देखते हैं। तो सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है ना, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। 2014-15 में जो गर्ल्स हैं वो 918 थी, जो बॉयज़ थे, मतलब मैं आपको एज अ मतलब रेशियो के तौर पर बता रहा हूँ कि हर 1000 बॉयज़ के लिए 918 गर्ल्स हुआ करती थी 2014-15 में। लेकिन 2019-20 में ये चीज़ इम्प्रूव हो गई, हर 1000 बॉयज़ के ऊपर लगभग आप कह सकते हो हर 1000 बॉयज़ के लिए 934 गर्ल्स हो गई। यानी कि ये जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है ना, बेसिकली ये थोड़ा सा इम्प्रूव होने लगा इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बाद में। देन उसके बाद में और क्या बताया गया, जब आप लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हो तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट नज़र आया। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर देखोगे माऊ में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आया है। 2014-15 में लगभग 694 यहाँ पर 1000 बॉयज़ के हिसाब से गर्ल्स हुआ करती थी। लेकिन इसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट हुआ है 2019-20 में वो काफ़ी ज़्यादा है, 951 तक ये पहुँच गया।
ऐसे ही हरियाणा के अंदर आपको देखने को मिलेगा, हरियाणा में जो करनाल है यहाँ पर इंप्रूवमेंट हुआ, 2014-15 में 758 हुआ करता था, 2019-20 में ये 898 पहुँचा। फिर उसके बाद में हमने देखा जो हेल्थ है बेसिकली उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा चेंज नज़र आया। हेल्थ का मतलब क्या है कि एक समय ऐसा था कि अगर कोई बच्ची है तो उसके लिए कोई भी केयर नहीं की जा रही थी, है ना। पेट में बच्ची है प्रेगनेंसी के टाइम पर तो प्रॉपर केयर नहीं है, प्रॉपर आप कह सकते हो चेकअप वगैरह नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही थी। लेकिन इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बाद से हमने देखा है कि अब यहाँ पर इम्प्रूवमेंट नज़र आया है। ये जो एंटीनेटल केयर है ना, ये एंटीनेटल केयर रजिस्ट्रेशन अब इम्प्रूव हो चुका है। लगभग ये पहले 61% के आसपास हुआ करता था, अब ये 71% के आसपास देखने को मिला है। तो मतलब अब यहाँ पर बच्चियों को एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाई जा रही है। दूसरा, यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज भी यहाँ पर इम्प्रूव हुई हैं। यानी पहले जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि बच्चा अगर जन्म ले रहा है तो वो घर पे यहाँ पे सारा प्रोसेस हो जाया करता था। लेकिन अब क्या है कि हम लोग हमेशा से ही जोर ये देते हैं कि कोई आसपास हॉस्पिटल हो, इंस्टीट्यूशन के अंदर डिलीवरीज होगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बच्चा भी सेफ रहेगा और जो एक तरीके से मदर हैं वो भी सेफ रहेंगी, है ना। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज भी यहाँ पर इम्प्रूव हुई हैं। आप ऐसा कह सकते हो 2014-15 के आसपास 87% के आसपास यहाँ पे आप कह सकते हो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज देखने को मिली थी, लेकिन 2019-20 में ये 94% के आसपास पहुँच चुकी हैं। फिर उसके बाद में एजुकेशन के मामले में बात करें तो एजुकेशन में भी एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट नज़र आया है। 2014-15 में आप कह सकते हो कि जो गर्ल्स का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो था, यानी स्कूल के अंदर जो यहाँ पर एडमिशन वगैरह हो रहा था गर्ल्स का, वो काफ़ी कम था, जो कि अभी 2018-19 के अंदर ये काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। साथ ही साथ में गर्ल्स के लिए जो टॉयलेट्स हैं वो भी यहाँ पर इम्प्रूव करे गए हैं, उनकी जो संख्या है वो यहाँ पर बढ़ाई गई है, ऐसा आप लोग कह सकते हो। तो ये कुछ चेंजेस आए हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के बाद में। इस पर्टिकुलर स्कीम का परफॉर्मेंस कैसा रहा एग्जैक्टली वो यहाँ पर बताया जाता है। उसके बाद में बोला ये गया ये जो स्कीम है ये कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों को सामने लेकर आने में सक्सेसफुल रही, है ना। जैसे कि लड़कियों को मार दिया जा रहा था, वो चीज़ यहाँ पर सामने आई, ठीक है। लड़कियों को प्रॉपरली एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, उनको प्रॉपरली राइट्स नहीं मिल पा रहे, उनके राइट्स का प्रोटेक्शन नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ें हमारे सामने निकल कर आई हैं और उन्हीं चीज़ों के अंदर एक काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ। सिंपल बात क्लियर हो गई। तो ये था आर्टिकल, इसका बैकग्राउंड हो गया, स्टैटिक डेटा हो गया, तो कहीं से भी क्वेश्चन आए आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। अगले आर्टिकल पर आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको आप लोग प्रेस कर दो, मतलब एक ही सेकंड लगेगा, आप ये काम कर सकते हो। 5K प्लस लाइक्स तक यहाँ पर एक टारगेट रहता है, उसको आप लोग अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाना। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा, यहाँ पर मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, नीचे कॉमेंट्स में भी ज़रूर से पार्टिसिपेट किया करो, जो बातें आपसे कॉमेंट में पूछी जाएँ, सॉरी वीडियो के अंदर पूछी जाएं, वो सब कमेंट में उनका आंसर देने की कोशिश किया करो। और वैसे भी कमेंट के अंदर जब आपका पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है ना, तो इससे काफ़ी हद तक एंगेजमेंट बढ़ता है। आप लोगों का जो प्रोफाइल है, जो नाम है, वो भी मुझे धीरे धीरे याद होने लगता है जब आप लोग रेगुलर कमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हो। तो मेक श्योर करना वहाँ पर भी पार्टिसिपेशन रहना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग अगेन GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी से रिलेट कर पाओगे। बात यहाँ पर की जा रही है RTI के बारे में, दैट इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिसको 2005 में लेकर आया गया था। याद आ रहा होगा, हमने काफ़ी बार पढ़ रखा है। तो आर्टिकल में क्या बोला गया कि देखो लगभग 17 साल हो चुके हैं इस राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को लेकर आए हुए, लेकिन अभी तक जो ट्रांसपेरेंसी हमें चाहिए थी वो ट्रांसपेरेंसी अभी तक यहाँ पर नहीं आ पाई है। मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन को लेकर काफ़ी बार कंप्लेंट दर्ज करवाई गई हैं, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो पाई है। यानी जो बैकलॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर में, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। लोग यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होगा किस लिए, सरकार से इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए। आपको यहाँ पर ये राइट दिया गया है कि अगर आप सरकार से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहो तो ये RTI को फाइल कर सकते हो और वहाँ से सरकार को जवाब देना होगा। तो वो बातें यहाँ पर मेंशन की जाती हैं। लेकिन हुआ क्या है कि जब जब यहाँ पर ये कंप्लेंट्स दी गई हैं ना, तब तब वो मतलब मुद्दा पेंडिंग पड़ गया है, उसके ऊपर कोई जवाब आया ही नहीं है। और इस प्रकार से जो ये बैकलॉग है ये साल ब साल इंक्रीज़ हो रहा है। 2019 में देखोगे ये लगभग 2,18,347 कंप्लेंट्स पेंडिंग का मुद्दा था, और अभी 2021 में ये 2,86,325 पहुंच गया। फिर 2022 में ये 3,14,323 पहुंच गया। आप इमेजिन कर सकते हो ये जो बैकलॉग है ये साल ब साल लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। जो लोगों ने अपील करी हैं, कंप्लेंट्स यहाँ पर दर्ज करवाई हैं, वो सब यहाँ पर पेंडिंग पड़ी हुई हैं अभी तक।
जो हाईएस्ट नंबर के पेंडिंग केसेस हैं ये कौन कौन से राज्य में देखने को मिले हैं? महाराष्ट्र में देखने को मिला है, उत्तर प्रदेश में देखने को मिले हैं, कर्नाटका में देखने को मिले हैं, साथ ही साथ में बिहार में भी देखने को मिले हैं। फिर बात ये आती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अचानक से हमारे पास में कैसे आ गई? किसने यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आया है? तो वो आप देखोगे ये सारा डेटा ना कलेक्ट किया गया सतर्क नागरिक संगठन के थ्रू। सतर्क नागरिक संगठन ने यह सारा डेटा कलेक्ट किया और हम लोग को दिखाया कि कितने सारे अपील हैं, कितने सारे जो कंप्लेंट्स हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं इन इंफॉर्मेशन कमीशंस के अंदर में, और ये साल ब साल इंक्रीज़ हो रहे हैं। हम लोग यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते तो हैं, राइट आरटीआई को फाइल तो किया जाता है, लेकिन वो मामला पेंडिंग पड़ा रहता है। जो ये आरटीआई को लेकर जितनी भी प्ली हैं, जितनी पिटीशन है, वो सब यहाँ पर आप कह सकते हो इकट्ठी हो रही हैं और इनके ऊपर कोई भी काम नहीं किया गया। 3 लाख से ज़्यादा यहाँ पर आरटीआई हैं ऐसा जिसको लेकर अभी कोई भी स्टेप नहीं उठाया गया है, वो अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई हैं। वो एग्जैक्टली यहाँ पर कहने का मतलब है। समझ में आई बात? इतनी सी बात ध्यान में रखना, ये आपने करंट इशू पढ़ लिया कि करंट अफेयर में क्या क्या चीज़ें चर्चा में हैं। ये डेटा आप लोग अपने पास में लिख सकते हो। इस आर्टिकल में से अगर मैं आप लोग को बताऊं, क्योंकि हमें क्या करना है, मतलब एक तरीके से प्रिसाइज और कंसाइज कंटेंट निकालना है, बिल्कुल काम का सटीक डेटा निकालना है एग्जाम के लिए। तो सिर्फ इतना पिक्चर अपने पास में सेव कर लेना कि बैकलॉग्स की क्या है सिचुएशन। इस भी पिक्चर में ये सारी बातें बता दी गई। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने पॉलिटी में जाकर राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है। नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं आपको पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। मतलब अगर नहीं जा रहे हो पढ़ने तो आरटीआई के बारे में चलो और डिटेल से देखते हैं एग्जैक्टली ये क्या है, इसके बारे में क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सबसे पहली बात हम लोग कवर करेंगे, इसका इतिहास क्या है। देखो, राइट टू इन्फॉर्मेशन बेसिकली एक फंडामेंटल राइट है, एक मौलिक अधिकार आपको देखने को मिलेगा। अब फंडामेंटल राइट की बात की जाती है तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, 12 से 35 तक सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इसमें कौन से वाले आर्टिकल नंबर है, तो वो है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जो हमारे संविधान के अंदर है, वो बेसिकली राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन का केस जो है 1976 के अंदर छिड़ा था। राज नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का ये केस था। उस केस के दौरान ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन को हमें फंडामेंटल राइट की तरह ट्रीट करना चाहिए। आर्टिकल 19 के अंदर इसको ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है भारत एक डेमोक्रेसी है। अब भारत एक डेमोक्रेसी है, हम लोग अपने साइड से वोट देकर अपने हिसाब से अपनी पसंद की सरकार को बैठा रहे हैं। लोग यहाँ पर मास्टर हैं, ना कि सरकार मास्टर है। लोगों से यहाँ पर सरकार चल रही है, तो लोगों को हक भी बनना चाहिए जानने का कि सरकार कैसे काम कर रही है, सरकार कहाँ कहाँ पर खर्चा कर रही है, किस प्रकार से काम हो रहा है, उसको जानने का भी लोगों का अधिकार बनता है। तो उस अधिकार को दिया जाए, और वो अधिकार कैसे दिया गया? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आपको एक फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करवा दिया गया। सिंपल बात हो गई। अब आगे आओ। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बेसिकली आता कब है? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आता है साल 2005 में। चर्चा बहुत पहले से हो रही थी, आया 2005 में। और 2005 में जब ये आया तो इसने यहाँ पर क्या किया? लोगों को पावर्स प्रोवाइड करवा दी। जो आप हो, मैं हूँ, हम जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, इनके पास में पावर आ जाती है कि वो सरकार से क्वेश्चनिंग कर सके। सरकार के जो भी काम हो रहे हैं, सरकार किस प्रकार से एक्सपेंडिचर कर रही है, खर्चा कर रही है, उसको लेकर हम लोग सरकार से क्वेश्चनिंग कर सकें। इससे क्या होगा? इससे यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो मीडिया है, सिटीजन्स हैं, वो आरटीआई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे करप्शन वगैरह के बारे में बहुत सारी बातें हम लोग को पता चल सकती हैं, क्योंकि हम लोग ये देख पाएंगे कि सरकार के काम में प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, सरकार खर्चा कहाँ कहाँ पर कर रही है, ये इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी। करप्शन हो रहा है, कहाँ कहाँ पर हो रहा है, ये सारी बातें हम लोग को यहाँ पर पता चलती हुई नजर आएंगी। समझ में आई बात? अब क्वेश्चन ये है कि जब आती है बात सरकार की, तो किससे क्वेश्चनिंग की जा सकती है? तो यहाँ पे बोला गया ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़, जितनी भी संवैधानिक अथॉरिटीज़ हैं, एजेंसीज़ हैं, ओन्ड एंड कंट्रोल हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि यहाँ पर सरकार फाइनेंस कर रही है, जितनी बातें मैंने आपको बताई है ना, एजेंसीज, ओन्ड, कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशंस आपको देखने को मिलेगा। अगर इनमें से कोई ऐसी चीज़ है जिसको यहाँ पर सरकार फाइनेंस कर रही है, सरकार का सपोर्ट मिल रहा है, सरकार की साइड से पैसा आ रहा है, तो इन सभी से आप आरटीआई के माध्यम से क्वेश्चनिंग कर सकते हो, आरटीआई के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्लियर हुई बात? अब आगे आते हैं। देन उसके बाद में ये जो एक्ट है ना, ये बोलता है कि देखो इसका जवाब सरकार को देना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चनिंग कर दी बस खाली, लेकिन यहाँ पर इसका जवाब सरकार को भी देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ये जो केसेस हैं वो अभी के टाइम पर काफ़ी सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पर और आता है कि आप किस प्रकार से,
मतलब या फिर किस प्रकार के क्वेश्चन सरकार से पूछ सकते हो, कैसी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो सरकार से। देखो अब यहाँ पे ध्यान रखना है, जो सिटीजन्स है ना, वो कैसी भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वो सरकार से पूछ सकते हैं, सरकार से उसके ऊपर जानकारी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कुछ ऐसी भी इन्फॉर्मेशन होती है जिससे कि हमारी इंडिया की सॉवरेनिटी या फिर इंटीग्रिटी अफेक्ट हो सकती है, तो उस टाइप के क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते। उस टाइप के क्वेश्चंस को आरटीआई से एग्जाम कर रखा है, उनको हटा रखा है। क्लियर हो गई बात, आगे आ जाओ। अब आरटीआई का ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा कि जो भी हमारे सिटीजन्स हैं उनको ये एम्पावर करता है ताकि हम लोग सरकार से क्वेश्चनिंग कर सकें, और इससे सरकार और लोगों के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। समझ में आ गई बात। चलो आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो यहाँ पर बातचीत की जा रही है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। तो अगेन ये वाला आर्टिकल भी जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। देखो आपको पता होगा करेंट टाइम पर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है? एन वी रमन? नहीं, हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं जस्टिस यू ललित। एन वी रमन साहब एक तरीके से हट चुके हैं, अब वो जस्टिस यू ललित एक नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, रिसेंटली बने थे और बहुत कम समय के लिए रहने वाले हैं। 8 नवंबर तक यहाँ पर इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। अब रिटायरमेंट हो जाएगा तो मतलब हम लोग को एक नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहिए होंगे अगेन। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो एक जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, उनका नाम नॉमिनेट कर दिया गया है। तो वो कौन है? वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे चंद्रचूड़ साहब, ठीक है ना, DY चंद्रचूड़। आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, काफ़ी बार ये न्यूज़ में रहते हैं। तो इनको नॉमिनेट किया गया है एज अ नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा, सर एन वी रमन साहब के बारे में हमने काफ़ी लंबे समय से सुना हुआ था, वो थोड़े लंबे समय तक टिके एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन ये बताओ जस्टिस यू ललित तो अभी कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले ही यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे और अभी 8 नवंबर को रिज़ाइन कर देंगे। सॉरी 8 नवंबर को यहाँ पर आप कह सकते हो उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। ऐसा कैसे? तो इनका रिटायरमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो एज का क्राइटेरिया है वो पूरा कर रहे हैं, 65 साल के ये पूरे हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। और फिर रिटायरमेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमें नए CGI चाहिए होंगे। वो नए CGI और या फिर आप कह सकते हो हमारे देश के 50वें CGI आने वाले हैं, उनका नाम है DY चंद्रचूड़ साहब। क्लियर हो गई बात। तो ये एक सिंपल सी बात यहाँ बताई गई है। बाकी फिर इनका पूरा का पूरा प्रोफेशन बताया गया, कैसे कैसे कहाँ पर इन्होंने काम किया है ना, इनके फैमिली के बारे में बताया गया, इनका जुडिशियल करियर कैसा रहा है वो बताया गया। वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। क्लियर हो गई बात। अब जो रेलिवेंट है उसको पढ़ते हैं। एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है? तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। आखिरकार कौन अपॉइंट करता है CGI को, पता है आपको? चलो और डिस्कस करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं, ध्यान रखना CGI और सुप्रीम कोर्ट के बाकी सारे जजेस, ये सभी लोग अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू, हमारे राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। ये सारी बातें संविधान में कहीं लिखी हैं क्या? हाँ, संविधान में आर्टिकल 124 के अंदर क्लॉज 2 में ये सारी बातें आपको मेंशन देखने को मिलेंगी। अब जब बात आती है CGI को चूज़ करने की, तो जैसे आपने यहाँ पर देखा DY चंद्रचूड़ साहब को रेकमेंड कर लिया गया है, बेसिकली सॉरी अभी के लिए नॉमिनेट कर लिया गया है कि ये हमारे अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। तो नॉमिनेशन जो हुआ ना, इसमें कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि करेंट टाइम पर जस्टिस यू ललित ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो इनका भी यहाँ पर एक रिकमेंडेशन रहता है। यानी करेंट टाइम पर जो CGI हैं, आज के टाइम पर जो CGI हैं, तो इनका भी रिकमेंडेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अगर अगला CGI चुनना है तो आज के टाइम पर जो CGI के पद पर बैठे हैं उनका रिकमेंडेशन भी चाहिए होता है, ठीक है ना। तो आउटगोइंग यानी जो जा रहे होते हैं, जाने वाले होते हैं CGI, वो यहाँ पर रिकमेंड करते हैं कि हाँ मेरे बाद कौन CGI बनना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया भी इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट के अंदर में। फिर उसके बाद में होता क्या है, मतलब अपॉइंटमेंट क्या प्रेसिडेंट डायरेक्टली अपॉइंट कर देता है? नहीं, इसके पीछे का थोड़ा सा और प्रोसेस है, समझो इस बात को। जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, हमारे लॉ मिनिस्टर क्या करते हैं, एक रिकमेंडेशन देते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे प्रधानमंत्री को। फिर प्रधानमंत्री क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को। फिर लास्ट में प्रेसिडेंट साइन कर अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे CGI का। वैसे ही आपको बाकी सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी अपॉइंटमेंट देखने को मिलता है, बट सुप्रीम कोर्ट के जजेस में कॉलेजियम सिस्टम भी आ जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया CGI कैसे बनते हैं। अब CGI का एक बहुत बड़ा रोल होता है, वो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कॉलेजियम सिस्टम होता है। कॉलेजियम सिस्टम के अंदर 5 लोग होते हैं जो सीनियर जजेस होते हैं। इन 5 में से एक जो हेड होते हैं, या फिर आप कह सकते हो उस कॉलेजियम सिस्टम को
लीड करने वाले भी जो हेड होते हैं वो यहाँ पर खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। अब ये कॉलेजियम सिस्टम करता क्या है? कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकी सारे जजेस को अपॉइंट करने का काम करता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी जजेस हैं इनके अपॉइंटमेंट के लिए पहले कॉलेजियम सिस्टम के अंदर में कंसल्टेशन चलता है। ये कॉलेजियम सिस्टम वही है जिसको हमारे सीजीआई लीड करते हैं। तो सीजीआई का यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ध्यान रखना। आगे आते हैं। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जिसको आप लोग ध्यान में रख सकते हो। आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट एक और छोटा सा आर्टिकल है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी उज्जैन में एक बात बोली है, अ नेशन अचीव्स ग्लोरी व्हेन इट टेक्स प्राइड इन इट्स हेरिटेज। यानी कि कोई भी कंट्री जो है ना, उसका आप कह सकते हो कल्चरल एक्सीलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सांस्कृतिक तौर पर इंपॉर्टेंस होना, मतलब सांस्कृतिक तौर पर एक्सीलेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। हमारे पीएम मोदी ने अभी क्या किया कि जो महाकाल लोक कॉरिडोर है, महाकाल लोक कॉरिडोर आपको मध्य प्रदेश के उज्जैन में देखने को मिलेगा। तो कल के दिन इस कॉरिडोर को डेडिकेट कर दिया गया है और इस कॉरिडोर का पहला फेस डेडिकेट कर दिया गया है। और यहाँ पर आप कह सकते हो कितना पैसा खर्चा जा रहा है, तो 856 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्चे जा रहे हैं। ये बात यहाँ पर रखी जा रही है ना। तो अलग अलग फेस में ये पूरा का पूरा कॉरिडोर बनाया जाएगा। बस खाली इतना ध्यान रखना, ये महाकाल लोक कॉरिडोर आपको मध्य प्रदेश के उज्जैन में देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। साथ ही साथ में देखो, हमारे पीएम बोलते हैं कि किसी भी कंट्री के लिए कल्चरल एक्सीलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसी चक्कर में इन्होंने यहाँ पर बोला, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में इन्होंने मेंशन किया, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, राम टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन अयोध्या, फिर उसके बाद में करतारपुर साहिब कॉरिडोर, उसकी ओपनिंग। तो इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने मेंशन किया है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। फिर साथ ही साथ में महाकालेश्वर टेम्पल जो है उज्जैन में, यहाँ पर इन्होंने पूजा करी और पूजा करने के साथ साथ जो महाकाल लोक कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसका उद्घाटन भी कर दिया है। इसके लिए 856 करोड़ खर्चे जाएंगे और पहला फेज़ स्टार्ट हो चुका है और इसको अलग अलग फेसेस में लॉन्च किया जाएगा। पहले फेज़ के अंदर बेसिकली 351 करोड़ रुपए खर्च जाएंगे इस पूरे कॉरिडोर को डेवलप करने के लिए। फिर नेक्स्ट फेज़ में यहाँ पर बाकी पैसे खर्च जाएंगे इस 856 करोड़ में से। सिंपल बात हो गई। तो आने वाले टाइम पर ये अपने आप में काफ़ी न्यूज़ में रहेगा, इसके बारे में ज़रूर से ध्यान रखना। जैसे पहली चीज़ महाकालेश्वर टेम्पल न्यूज़ में है, तो इसका लोकेशन ध्यान रखना, महाकालेश्वर टेम्पल कहाँ पर है, उज्जैन में है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो यह है, महाकालेश्वर टेम्पल वो एक ऐसा मंदिर है, क्योंकि आपको पता होगा 12 जो ज्योतिर्लिंग है ना, उन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग आपको महाकालेश्वर टेम्पल में भी देखने को मिलता है। सिंपल बात आ गई। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ अब चलते हैं हम लोग पहले अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। देखो, आज हिंदू के अंदर हमारे कोई भी अच्छा एडिटोरियल नहीं है, तो इस चक्कर में मैंने सोचा एडिटोरियल डिस्कशन तो करना है अपने को, क्योंकि एडिटोरियल एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके चक्कर मैंने इंडियन एक्सप्रेस उठा लिया है, तो इंडियन एक्सप्रेस से डिस्कस कर लेंगे। दोनों ही एक ही बात है, चाहे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो चाहे हिंदू पढ़ो। लेकिन मेरा मानना देखो एक ही है, चाहे आप लोग भी ऐसा समझते होंगे, लेकिन काफ़ी सारे लोग इस बात से सहमत नहीं भी होंगे। लेकिन मेरा खुद का पर्सनली मानना है कि एडिटोरियल सेक्शन आपको इंडियन एक्सप्रेस के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है। पता नहीं क्यों, लेकिन पढ़कर ऐसा लगता है, क्योंकि काफ़ी लिंक कर पाते हैं हम लोग अपने सिलेबस से उस पर्टिकुलर आर्टिकल को। हिंदू के अंदर जो एडिटोरियल होते हैं उसको लिंक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है सिलेबस से, पॉइंट्स को लिंक करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के टू द पॉइंट यहाँ पर एडिटोरियल देखने को मिलते हैं। आज हम लोग एज ए एग्जाम्पल देख लेते हैं। आज मौका मिला है, क्योंकि हिंदू के अंदर अच्छे आर्टिकल थे नहीं, तो मैंने सोचा इंडियन एक्सप्रेस उठा लेते हैं। अब इंडियन एक्सप्रेस उठाया तो काफ़ी अच्छे आर्टिकल मिल गए, तो आओ फिर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज पर आपको ये पर्टिकुलर आर्टिकल देखने को मिलेगा, जहाँ पर बात की जा रही है आत्मनिर्भर इन डिफेंस प्रोडक्शन। मतलब टॉपिक देखो, टॉपिक भी काफ़ी काम का है। हम लोग करेंट टाइम पर डिफेंस प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली एक से एक चीज़ हम लोगों ने प्रोड्यूस करी है डिफेंस के मामले में। हमने खुद अपने कंट्री का सामान इस्तेमाल करके उन इक्विपमेंट्स को डेवलप किया है। तो ये जो आत्मनिर्भर हो रहे हैं हम लोग डिफेंस प्रोडक्शन में, इसमें अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं, अभी भी कुछ परेशानियां हैं। वो परेशानियां क्या हैं, उनका एनालिसिस यहाँ पर राइटर ने किया है। वो सारे पॉइंट्स हम लोग राइटर के डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता होगा, हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग लेते हैं एक मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या बोलता है, आओ इसको फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, सेल्फ सफिशिएंसी इन डिफेंस इज फंडामेंटल फॉर इंडियाज स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस। कमेंट मतलब क्या है, जो भी हमारा डिफेंस सेक्टर है उसके अंदर सेल्फ सफिशिएंट होना, खुद अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये भारत के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। सबसे पहली चीज़ और बहुत सिंपल सी चीज़ कि देखो डिफेंस जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर इसके अंदर आत्मनिर्भर बनना, अपने पैरों पर खड़ा होना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। आप इससे क्या समझते हो? और इसके ऊपर आपको डिटेल से कमेंट करना है, 250 शब्दों में अपना आंसर लिखना है कि कैसे कैसे हम लोगों ने प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, कैसे आज के टाइम पर काम कर रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, कैसे उन चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पर फ्री टाइम दिया है, मतलब फ्री क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिकली नहीं पूछा, बिल्कुल फ्री क्वेश्चन, आप आराम से ये सारी बातें मेंशन कर सकते हो। नाउ अब आंसर लिखने के बाद में आपको कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग। जैसे ही आप लोग यहाँ पर ये फुल फॉर्म लिखोगे आपको वो चैनल मिलेगा। लगभग 32,000 के आसपास लोग वहाँ पर ऐड हो चुके हैं। आप लोग भी जाकर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। और आंसर्स को जो आप लोग सबमिट करोगे तो एक छोटा सा काम करना, एटलीस्ट कोशिश करना कि आप सभी लोग दो दो आंसर्स को रिव्यू कर सको। अब जिसका आंसर रिव्यू हो चुका है उसको मत करना, अब जिसका आंसर रिव्यू नहीं हुआ है उसको करना। तो एटलीस्ट सभी लोग दो दो आंसर्स को रिव्यू करेंगे तो इससे बहुत बेनिफिट्स होंगे सभी लोगों को। जैसे कि आपके पास में कुछ नए नए पॉइंट्स कलेक्ट हो पाएंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ ये काफ़ी अच्छा पॉइंट, तो अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ में सामने वाले की जो मिस्टेक्स अगर होती हैं तो उसको बताकर उनको बोल सकते हो कि हाँ आपको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से वो ग्रुप रन करता है, तो आप लोग भी जाकर ज़रूर से उसके अंदर पार्टिसिपेट करो। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल को, जो कि इंडियन एक्सप्रेस का है। आत्मनिर्भर इन डिफेंस प्रोडक्शन के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये सारा का सारा जो पॉइंट है वो सब मैंने नीचे यहाँ पर लिख दिया है, ये सब आपको नीचे दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है ना। इस वाले आर्टिकल को एग्जाम में कहाँ पर लिंक कर पाओगे? तो जीएस पेपर नंबर 3 के अंदर डिफेंस टेक्नोलॉजी और इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का टॉपिक नज़र आएगा आपको। तो पहली बात, कॉन्टेक्स्ट क्या है, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसको बहुत अच्छे से सुनना, क्योंकि जब आप लोग इस चीज़ को सुन लोगे ना तो इसी के ऊपर आप बहुत आराम से मेंस का आंसर लिख सकते हो, जो कि आपसे पूछा भी गया है। इंडिया के अंदर जो डिफेंस सेक्टर है ये बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और भारत के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग इस पर्टिकुलर मुद्दे पर सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं, हम लोग खुद अपने आप से प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है ना कि हमारे यहाँ पर जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आपको नज़र आती हैं ये बहुत सारे हथियारों का इस्तेमाल करती हैं। अब इन लोगों को बहुत सारे मॉडर्न हथियारों की ज़रूरत भी है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस को, चाहे हमारी नेवी हो गई, आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गई, सभी लोगों को नए नए हथियारों की यानी कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। तो इंडिया का भी यहाँ पर यही विजन है कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत बने, हम लोग खुद अपने पैरों पर खड़े हों और हम लोग क्या करें कि जो डिफेंस सेक्टर है उसके अंदर इंडिजिनाइजेशन कर दें। इंडिजिनाइजेशन का मतलब यह है कि डिफेंस सेक्टर के अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी हथियार हम लोग बनाएंगे वो सब हम अपने कंट्री के अंदर खुद बनाएं। क्योंकि करेंट टाइम पर सिचुएशन ऐसी है कि हम लोग बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हैं। फ्रांस, रशिया, यूएसए, इन कंट्रीज से हम लोग बहुत सारे हथियारों को परचेज़ करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय पर हम लोगों ने इन सभी देशों से हथियारों को इम्पोर्ट करना काफ़ी कम कर दिया है और अपना गोल रखा है कि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ें, अपने देश में खुद हम लोग इन हथियारों को बनाएं। लेकिन उस पर्टिकुलर आप कह सकते हो मुद्दे पर भी बहुत सारे चैलेंजेस हम लोग को नज़र आते हैं। पहली चीज़ आप लोग ये देखोगे कि रिसेंटली एक स्टडी रिलीज़ हुई थी सिप्री के साइड से, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री ने यहाँ पर एक स्टडी रिलीज़ करी। उसमें इन्होंने ये बोला कि इंडिया की चौथे नंबर पर रैंक आती है अमंग 12 इंडो पैसिफिक नेशंस इन सेल्फ रिलायंट आर्म्स प्रोडक्शन। यानी कि जो हमारे इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ हैं ना, इनमें जो 12 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलती हैं, ये 12 कंट्रीज़ क्या करती हैं, अपने यहाँ पर खुद हथियारों का प्रोडक्शन करती हैं। तो इस पर्टिकुलर मुद्दे पर आप देखोगे तो भारत की रैंक चौथे नंबर पर आती है, चौथे नंबर पर आती है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि देखो ये तो अच्छी बात है कि हम चौथे नंबर पर आ रहे हैं, बहुत सारा जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो खुद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कंसर्न वाली बात है, दिक्कत वाली बात है। दिक्कत वाली बात यह है कि इंडिया की रैंक इंपोर्टर के मामले पर भी सेकंड नंबर पर आती है। यानी कि हम लोग भले ही अभी बहुत सारा प्रोडक्शन खुद कर रहे हों, लेकिन अभी इस पोजीशन पर नहीं है कि हम लोग सारी चीज़ें इंपोर्ट करना बंद कर दें, क्योंकि अभी भी यहाँ पर बहुत सारा हथियार इंपोर्ट हो रहा है। आप ऐसा कह सकते हो 2016 से 20 के बीच में बहुत सारा हथियार हम लोगों ने इंपोर्ट किया है। अभी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इंपोर्ट बहुत किया है, होता है अभी भी इंपोर्ट, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे बोला गया कि इतने सारे एफर्ट्स हम लोग लगा रहे हैं अपने कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में,
लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं। उसकी वजह से जो हमारा इम्पोर्ट बिल है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। अभी भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा पैसा हमारे देश से निकल कर बाहर उन कंट्रीज़ के पास में जा रहा है जिनसे हम हथियार खरीद रहे हैं। फिर उसके बाद में राइटर ने मेंशन किया है कि अब आते हैं मेन चीज़ के ऊपर कि सर इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस आखिरकार है क्या। देखो, डिफेंस इंडिजनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जब हम लोग किसी देश के अंदर या फिर अपने देश के अंदर खुद जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं इनको डेवलप करते हैं, खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो बेसिकली वो डिफेंस इंडिजनाइजेशन कहलाता है। इससे क्या होगा, जब इन हथियारों को हम अपने देश में खुद बना रहे होंगे तो सिंपल सी बात है, दूसरे देशों से खरीदना बंद कर देंगे। तो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी या दूसरे देश के ऊपर जो निर्भरता है ना, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। फिर उसके बाद में इंडिया में ये सारी चीज़ें हो पाई हैं पॉसिबल, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ में डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ये मेजर फ्रंट रनर हैं। अगर ये बॉडीज़ ना होती तो इंडिया कभी ऐसा सोच नहीं सकता था कि हम लोग आत्मनिर्भर बन पाएंगे डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में, क्योंकि सारा काम DRDO और DPSUs का आपको देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पहले भी काफ़ी सारे कदम उठाए हैं। जैसे 1983 की बात करें, 1983 में एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाया गया था। 1983 से ही पहल स्टार्ट हो चुकी थी कि हमें अपने देश में खुद डिफेंस को इंडिजनाइज करना है, खुद हमें यहाँ पर अपने देश में हथियारों को बनाना है। और इस चीज़ को देखते हुए उस समय पर सरकार ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को अप्रूव कर दिया था, है ना। ये प्रोग्राम अप्रूव किया गया ताकि हम अपने देश में 5 मिसाइल सिस्टम को बना सके, और हमने वो 5 मिसाइल सिस्टम बनाए, जिसका नाम आप लोग पटना से ध्यान रख सकते हो, है ना। अब ये पटना कैसे ध्यान रख सकते हो, पी से पृथ्वी, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स बनाई गई, आकाश सरफेस टू एयर, त्रिशूल नेवल वर्जन, नाग एंटी टैंक, अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल, ये सारी अलग अलग मिसाइल्स हम लोगों ने बनाई। इस पर्टिकुलर मिसाइल के मामले में हम लोग क्या कर सके, हमने अपने डिफेंस सेक्टर को इंडिजनाइज किया। देन उसके बाद में अभी हाल ही में भी आप देखोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में है जिसको हम लोगों ने खुद बनाया हुआ है। जैसे कि INS विक्रांत, आपको पता होगा एयरक्राफ्ट कैरियर। अभी भारत के पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रमादित्य जिसमें रशिया का एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो रिसेंटली यहाँ पे तैयार हुआ है वो है INS विक्रांत। और INS विक्रांत तैयार हुआ, ये भारत के लिए अपने आप में इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको भारत ने खुद बनाया है। फिर उसके बाद में धनुष, धनुष क्या है, एक लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन है, इसको भारत ने खुद बनाया। अरिहंत, ये बेसिकली न्यूक्लियर सबमरीन है, इसको इंडिया ने खुद बनाया। प्रचंड, अभी यहाँ पर 4 दिन पहले न्यूज़ में था प्रचंड, ध्यान होगा, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, इसको हमने खुद बनाया है। तो ये कुछ ऐसे आइटम्स जो रिसेंटली न्यूज़ में थे, इसको हम लोगों ने खुद यहाँ पर डेवलप किया है। तो इस पर्टिकुलर सेक्टर में धीरे धीरे ग्रो तो कर रहे हैं, लेकिन अब बात आती है सर चैलेंजेस की। राइटर बोलते हैं कि सर देखो, हम लोग धीरे धीरे काम कर रहे हैं, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है, इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होता ही है, लेकिन यहाँ पे अब चैलेंजेस आती हैं। चैलेंजेस क्या है कि अभी भी जो डिपेंडेंस है इंपोर्ट के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। राइटर का कहना यहाँ पर यह है कि जो डिफेंस सेक्टर भारत में देखने को मिलेगा ना, ये अभी भी इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। हम लोग अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अभी रशिया यूक्रेन का विवाद चला, रशिया यूक्रेन के विवाद की वजह से हमारे पास में कुछ हथियार नहीं आ पाए, नहीं तो हम लोगों ने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को परचेज़ किया था। 2018 में हमने इसकी डील करी थी। तो अभी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ये हथियार हमारे पास में आ नहीं पाए हैं, इसकी डिलीवरी के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। इसी प्रकार से नई नई और भी डील्स भारत ने कर रखी हैं, जैसे सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट की, 21 MiG-29 फाइटर जेट्स की। ये एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट्स हम अपनी इंडियन एयरफोर्स के लिए परचेज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए भी अभी बहुत सारा पैसा खर्चना है, इसको हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं। मतलब भले ही एक तरफ प्रोडक्शन कंट्री के अंदर कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप कह सकते हो इम्पोर्टिंग भी हो रही है, ऐसा बोलते हैं राइटर। दूसरा जो चैलेंज है वो है प्राइवेट पार्टिसिपेशन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा हमारे कंट्री में, और दूसरे कंट्री में जब आप लोग कंपैरिजन करोगे तो कई सारे देश हैं जहां पर प्राइवेट पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। उनकी प्राइवेट कंपनीज़ के ही हथियार दुनिया भर में बहुत फेमस हैं, लेकिन भारत के अंदर DRDO का एक मेजर दबदबा है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि इनके लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से हम लोग मॉडर्न डिज़ाइन इनोवेशन के अंदर थोड़ा सा पीछे हैं। क्योंकि अगर इनका पार्टिसिपेशन आ जाएगा तो नए नए डिज़ाइन डेवलपमेंट भी हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे।
तीसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज है वो है लैक ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। भारत के अंदर आप देखोगे टेक्नोलॉजीज थोड़ी सी कम है, क्योंकि हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी कैसे बनेगी, नई नई टेक्नोलॉजीज़ कैसे आ सकती हैं, जब हम लोग नया नया रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे, नई नई खोजें करेंगे, उसके बाद हमें काफ़ी कुछ मिलेगा। लेकिन इंडिया में दिक्कत यही है कि रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर जो पैसा खर्चना पड़ता है ना, वो हम लोग बहुत कम करते हैं। R&D के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए उसमें एक बहुत बड़ी कमी है। डिज़ाइन कैपेबिलिटी के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए उसमें काफ़ी बड़ी कमी है। तो इंडिया की साइड से यहाँ पर एक छोटा सा इशू निकल कर आता है। समझ में आई बात? ये सारे हो गए हमारे चैलेंजेस। नाउ अब राइटर बोलते हैं कि सर सोल्यूशन क्या हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए। पहली चीज़ तो आपको करना ये चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर को आपको इसके अंदर और ज़्यादा बढ़ावा देना होगा। हमें ज़रूरत है कि हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट एंट्री पॉइंट्स को बना सकें इन प्राइवेट सेक्टर के लिए, कि प्राइवेट सेक्टर आराम से हमारे डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में एंटर कर सकें। एंटर करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आएंगी, नया नया इनोवेशन होगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इम्प्रूव हो पाएंगी। दूसरा, टैपिंग वर्ल्ड डिफेंस मार्केट। हमें ज़रूरत है कि हम लोग क्या करें, अपने कंट्री का जो डिफेंस प्रोडक्ट है, हमने कोई सामान बनाया, प्रचंड बनाया, तो इसका प्रमोशन करें दबाकर दूसरे देशों के अंदर, ताकि जो दूसरा देश है वो यहाँ पर इसको परचेज़ करे। इससे यहाँ पर इंडिया का जो डिफेंस प्रोडक्शन है और ज़्यादा बढ़ेगा। अब हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर ये प्रमोशन कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए अलग अलग पोर्टल, वेबसाइट्स वगैरह बनाई जा सकती हैं, और ऐसा हमने कदम उठाया भी है। जैसे डिफेंस एग्जिम पोर्टल, ये इसी प्रकार से एक कदम देखने को मिलेगा जो कि इसी डायरेक्शन में, जो कि हमारे डिफेंस आइटम्स को प्रमोट करने का काम करेगा। सिंपल बात हो गई। फिर हमें क्या करना चाहिए, देखो हमें अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा मजबूत करना होगा। इंडिया डिफेंस सेक्टर में मजबूत हो रहा है, इंडिया डिफेंस सेक्टर में खुद अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, और इससे एक फ़ायदा हमें डायरेक्टली ये मिलेगा, हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी। कैसे? अलग अलग तरीके से। हम लोग किसी सामान को पहले खरीद रहे थे बाहर से, हमारे देश से पैसा जा रहा था, अब हम उस सामान को देश में बना रहे हैं, और बनाने के बाद में उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट करने पर बाहर से पैसा आ रहा है, और हमारे देश में सामान बनाने के लिए जब उसको बनाया जाएगा ना, तो उसमें लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। तो इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोगों को रोज़गार वगैरह भी मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर एज अ बेनिफिट के तौर पर देखने को मिल सकती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है, काफ़ी अच्छा लगा है, बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए हैं। ये सारे पॉइंट्स आप ऐसे पॉइंट्स जो कि डायरेक्टली आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? चलो नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। नाउ जो अगला एडिटोरियल है ये भी इंडियन एक्सप्रेस का ही है। हाँ, क्योंकि आज दूसरा भी इंडियन एक्सप्रेस का ही आपको देखने को मिलेगा, और बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बात क्या करता है आओ समझते हैं। ये भी बेसिकली एक्सप्लेन सेक्शन पर आपको देखने को मिलेगा। आरबीआई का एक प्लान है, आरबीआई ई रूपी लेकर आ रहा है। क्या? ई रूपी, RUPI वाला रूपी नहीं है, ये ई रूपी है, यानी डिजिटल मनी, जिसको हम लोग CBDC के नाम से भी जानते हैं। क्या है ये CBDC का कॉन्सेप्ट, इससे क्या होगा फ़ायदा, ये सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी। सारे करके एक एक पॉइंट्स करके हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। आओ, इस वाले आर्टिकल को हम कहाँ पे लिंक कर पाएंगे, GS पेपर नंबर 2 और 3 दोनों में लिंक कर पाएंगे। GS पेपर नंबर 3 के अंदर देखोगे बैंकिंग सेक्टर, NBFCs का टॉपिक है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, पहले हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इन्होंने एक प्लानिंग पूरी कर ली है, और इसको लेकर भी बहुत सारे आर्टिकल पिछले 2 दिनों में पब्लिश हो चुके हैं। आरबीआई की प्लानिंग यह है कि हम लोग क्या करें, अपने देश में जल्द से जल्द एक ई रूपी को लॉन्च कर दें। ई रूपी यानी एक डिजिटल मनी को लॉन्च कर दें, या फिर इसको हम लोग CBDC के नाम से भी जानते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी सारी जगह पर इसको CBDC की तरह लिखा गया है। तो ये CBDC क्या है? यह है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। एक ऐसी डिजिटल करेंसी को लाने के बारे में चर्चा की जा रही है जो कि सेंट्रल बैंक कंट्रोल करेगा, सेंट्रल बैंक रेगुलेट करेगा। तो इसको आप लोग ई रूपी भी बोल सकते हो, CBDC भी बोल सकते हो, और डिजिटल रूपी भी बोल सकते हो। CBDC बोलोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप लोग लिखते हो तो CBDC यहाँ पे ज़्यादातर लिखना। तो आरबीआई ने प्लान यहाँ पर करते हुए कुछ हिंट भी दिया है। इन्होंने बोला हम डिजिटल रूपी लेकर तो आएंगे, लेकिन इसको 2 कैटेगरीज में बांट देंगे, एक रिटेल, एक होलसेल। रिटेल मतलब आप हो, मैं हूँ, छोटे लेवल पर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको कवर किया जाएगा। होलसेल जो थोक में ट्रांजैक्शन हो रहा है, करोड़ों में ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसको कवर किया जाएगा। दोनों सेक्टर को अलग अलग लेकर चलने वाले हैं। ये तो आपने कॉन्टेक्स्ट समझा कि आखिरकार खबर क्या है। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। राइटर पहले ये समझाते हैं कि आखिरकार सर ई रूपी है क्या, पहले ये जान लो, क्योंकि ई रूपी नहीं जानोगे तो मामला आगे क्लियर होगा नहीं। तो आरबीआई ने यहाँ पर CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को डिफाइन किया है कि यही बेसिकली एक डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी है। समझो एग्जाम्पल के तौर पर, अभी आपके पास में नोट है, पैसा है, वही नोट अगर आप लोग बैंक में डाल देते हो तो वो बैंक के अंदर में है।
है ना। तो बोला ये जा रहा है कि आरबीआई का फोकस ये है कि जो नोट है ना, जैसे नोट छापते हैं, नोट की प्रिंटिंग होती है, तो नोट को प्रिंट करवाने में भी करोड़ों का खर्चा आता है, तो नोट को प्रिंट ही ना किया जाए। आरबीआई का टारगेट है कि नोट को छापा ही ना जाए, बस आपके पास में जो भी पैसा होगा वो डिजिटल होगा, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में होगा, आपके पास में एक ऐप होगा, जैसे आज के टाइम पर फ़ोन पे, पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे हो, यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। तो आप लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो। अब यहाँ पे नोट वगैरह मत रखो, क्योंकि नोट वगैरह घर में भी इकट्ठे कर लिए जाते हैं। 2000 के नोट या फिर बड़े बड़े नोट घर में इकट्ठे कर लिए जाते हैं, टैक्स बचा लिया जाता है, सरकार के पास में वो टैक्स जा नहीं पाता है। अब क्या होगा, अब आपके पास में एक डिजिटल करेंसी होगी जिसको सरकार देख रही होगी, सरकार के पास में सारी जानकारी होंगी, तो ब्लैक मनी भी यहाँ पर टैकल कर पाएंगे हम लोग। ब्लैक मनी का जो चैलेंज है वो टैकल कर पाएंगे, ऐसा कह सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको ये जाननी है कि जो ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आपको नज़र आती है, ये डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी नोट है, यानी आपके पास पैसा तो रहेगा लेकिन डिजिटल वे में रहेगा, डिजिटल फॉर्म में रहेगा, जिसको आरबीआई रेगुलेट कर रही होगी। सिंपल बात हो गई। अब ऐसा काम करा क्यों गया, उसके पीछे का रीज़न है, भाई सरकार बहुत चालाक है, आरबीआई बहुत लंबे समय से आपको देख रही है और ये देख रही है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हमारे देश में कैसा हो रहा है। 2019-20 ये ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चल ही रहा था। 2019 के लास्ट में कोरोना आता है, 2019 के लास्ट में जैसे ही कोरोना आया, 2020 में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ गए, करोड़ों के अंदर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुए हैं। आप लोगों ने भी किया होगा, जो भी ट्रांजैक्शन करते होंगे ज़्यादातर, जैसे आप फ़ोन में अगर वीडियो देख रहे हो ना, तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते ही होंगे कहीं ना कहीं। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, 2021-22 के अंदर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अपना आसमान छू चुका है कि लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को अपना चुके हैं, लोग इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आरबीआई ने इस चीज़ को देखा, इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया क्यों ना अब इसको ही यहाँ पर यूज़ करते हुए, क्योंकि लोग अब इससे वाकिफ हो चुके हैं, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्यों ना अब एक डिजिटल करेंसी लेकर आया जाए। यही सही समय है डिजिटल करेंसी लाने का, ताकि लोग इस डिजिटल वे को अच्छे से अपना सकें, लोग इसी चीज़ का इस्तेमाल करें, ऑनलाइन डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करें, नोट्स वगैरह की प्रिंटिंग ही बंद कर दी जाए। तो ये बेसिकली यहाँ पर एक टारगेट रहा है ई रूपी के अंदर में। समझ में आई बात, आगे आते हैं। अब आप कहोगे सर ये क्रिप्टो करेंसी जैसा लग रहा है, कहीं क्रिप्टो करेंसी तो नहीं? क्रिप्टो करेंसी में भी तो ऐसा होता है, जो हमारा बिटकॉइन, इथेरियम है, वैसे ही तो होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, कहीं वैसे तो नहीं है? नहीं, उससे काफ़ी अलग है। रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। नंबर 1 पॉइंट, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई नहीं बैठा, मतलब क्रिप्टो करेंसी को देखने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको मॉनिटर करने के लिए कोई नहीं है। क्रिप्टो करेंसी आज है कल नहीं है कुछ नहीं पता, यहाँ पर इसको रेगुलेट करने के लिए कोई नहीं है। लेकिन जो आपके पास में सीबीडीसी आएगा ना, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसको रेगुलेट करने के लिए इसके ऊपर बैठा रखा है आरबीआई को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करेगा, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में सारा काम चलेगा। क्रिप्टो करेंसी तो प्राइवेट है अपने नेचर में, लेकिन रिजर्व, ये जो आपके पास में डिजिटल करेंसी आएगी, वो नेचर में प्राइवेट नहीं होगी, वो बेसिकली आपके सरकार के कंट्रोल में होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसी वजह से हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, इनफैक्ट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो कभी भी क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करता नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनफैक्ट क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन लगाने के लिए भी बोल दिया था कि इन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन लगा दिया जाए। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी देश क्रिप्टो करेंसी को अपना ले, इन बिटकॉइन, इथेरियम का इस्तेमाल करने लगे, तो उस देश में बैंक का तो किसी का काम ही नहीं, बैंक का काम ही नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ, सपोज यहाँ पर इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी को अपना लिया जाए, तो आरबीआई का क्या काम बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई बैठा नहीं है, कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है, कोई उसको रेगुलेट नहीं कर सकता है। आप उसी का ट्रांजैक्शन करोगे तो आरबीआई का काम खत्म हो गया, बैंकों का काम खत्म हो गया। तो इस चक्कर में यहाँ पर इसको इतना सपोर्ट मिलता भी नहीं है। तो आई होप अब आप लोग को ये बात समझ में आ रही होगी। लेकिन ये जो डिजिटल करेंसी है ना, इसको यहाँ पर आरबीआई रेगुलेट करेगा। और यहाँ पे एक बात और समझ में आ रही होगी, आरबीआई यहाँ पर इन क्रिप्टो करेंसी, इन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करेगा, तो इसकी वजह से भी जो छोटे वाले बैंक्स हैं ना, हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, इनको भी यहाँ पे खतरा होने वाला है आने वाले टाइम पर, ये हमें देखने को मिल सकता है। आगे आते हैं। तो क्या दुनिया भर में कोई ऐसा कर रहा है क्या? दुनिया भर में कुछ ऐसी करेंसीज लेकर आई गई हैं। हाँ, देखो ग्लोबल सिनेरियो क्या है। जुलाई 2022 तक अगर हम देखें तो 105 देश ऐसे हैं जो कि एक्सप्लोर कर चुके थे इस पर्टिकुलर डिजिटल करेंसी को, और इसमें से 10 देश ऐसे निकल कर आए जिन्होंने लॉन्च कर भी दिया। 10 देशों के अंदर ये जो सीबीडीसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वो लॉन्च हो चुकी है।
जिसमें से पहला देश था वो था बहामियन, पहला जो करेंसी था वो था बहामियन सैंड डॉलर, 2020 में लॉन्च हुआ है। फिर जो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है वो है जमाइका का जैम डेक्स। ये बेसिकली डिजिटल करेंसीज अलग अलग देशों में लॉन्च होनी स्टार्ट भी हो चुकी हैं। यही यहाँ पर प्लानिंग हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। राइटर बोलते हैं कि सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तो अलग तरीके से प्लान करा है। इन्होंने यहाँ पर इस डिजिटल करेंसी को दो जगह पर डिवाइड कर दिया है, CBDC रिटेल और CBDC होलसेल। रिटेल छोटे लेवल पर जो ट्रांजैक्शन होंगे, होलसेल बड़े लेवल पर करोड़ों में जब कारोबार होगा, करोड़ों में जब ट्रांजैक्शन होगा, ताकि इसमें कोई इशू ना आए, कोई हैकिंग वाला इशू ना है। तो इस चक्कर में यहाँ पर एक कदम उठाया जा रहा है। समझ में आई बात। नाउ अब फाइनली क्वेश्चन आता है सर का कि सर इसका फ़ायदा क्या हो सकता है, ई-रूपी अगर हम लेकर भी आ गए तो इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। नंबर वन एडवांटेज क्या है, आप विश्वास नहीं करोगे, जो नोट्स की प्रिंटिंग होती है ना, छपाई करने में हज़ारों करोड़ों का खर्चा आता है। नोट की छपाई करने में हज़ारों करोड़ों का खर्चा, ऐसे नहीं छपता है नोट, उसके लिए आपको बहुत सारा सामान चाहिए होता है ना। आपके पास में कुछ चीज़ होनी चाहिए, उसके बदले में नोट छपते हैं। तो आप कह सकते हो कि जब ये डिजिटल करेंसी आएगी तो नोट छापने का मुद्दा ही खत्म, वो हज़ारों करोड़ तो वैसे ही बच गए। पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज, ब्लैक मनी। लोग प्रिंटेड मनी को, छपे हुए पैसे को घर में स्टोर करके रख सकते हैं, इधर उधर छुपा के रख सकते हैं, लेकिन क्या डिजिटल करेंसी को रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उनके पास में नोट आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इसका दूसरा इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये देखने को मिलेगा, लोगों के अंदर नए नए इनोवेशन बढ़ेंगे, डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा, क्योंकि दुनिया डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, तो इंडिया भी और ज़्यादा आगे बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, इनोवेशन बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये काम यहाँ पर आपको नज़र आता है। ये तो एडवांटेजेस हो गए। तो सर एडवांटेजेस के बाद क्या सिर्फ इसके फ़ायदे या नुकसान नहीं है? देखो, हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसके नुकसान कम हैं, फ़ायदे अच्छे हैं, तो वो चीज़ आपको सही देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे नुकसान भी नज़र आते हैं। नुकसान क्या है, आओ इसको समझते हैं। इश्यूज़ क्या निकल कर आते हैं? CBDC से संबंधित काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। सबसे पहला आता है साइबर सिक्योरिटी का इशू, यानी कि जो ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इकोसिस्टम है ना, ये सब ऑनलाइन होने वाला है। ये सब ऑनलाइन मुद्दा चलेगा, सब कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा। तो इसमें साइबर अटैक होने के लिए, कंप्यूटर अपराध होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कंप्यूटर के माध्यम से इनकी हैकिंग करना, पेमेंट को हैक करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। दूसरा जो दिक्कत आएगा वो है प्राइवेसी का इशू। जो ये CBDC है ना, यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड है कि बहुत सारा डेटा जनरेट करेगा, बहुत सारा डेटा आपके पास में इकट्ठा होता रहेगा, क्योंकि आप ट्रांजैक्शन करोगे, इसका अकाउंट उसका अकाउंट सब ऑनलाइन रहेगा, तो बहुत सारा डेटा कलेक्ट होगा। तो प्राइवेसी का इशू यहाँ पर एक आने वाला है कि किस किस की प्राइवेसी को मेंटेन करके रखें। तीसरा यहाँ पर दिक्कत है कि तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जो कि आपके दिमाग में भी आ रही होगी, वो ये है कि सर अगर डिजिटाइजेशन हो जाता है, ये करेंसी लॉन्च हो जाती है, तो क्या बताओ सभी लोग फ़ायदा उठा पाएंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी इंडिया में बहुत सारे लोग, महिलाएं पुरुष सभी ऐसे लोग आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगे जो कि अभी इंटरनेट से वाकिफ़ भी नहीं है, उनके पास में इंटरनेट का लिए कोई भी सुविधा नहीं है। तो यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग बात करें तो अभी एक बहुत बड़ा गैप है हमारे शहर और गांव वाले एरिया के बीच में। 48.7% गाँव के अंदर रहने वाले मेल यानी पुरुष और 24.6% गाँव के अंदर रहने वाली महिलाएं, ये लोग अभी तक यहाँ पर आप कह सकते हो कि इन्होंने मतलब कहीं ना कहीं इंटरनेट यूज़ किया। तो इंटरनेट यूज़ करने वाले लोग आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे गाँव के अंदर में। तो इसको इम्प्लीमेंट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप ऑफलाइन वे में लेकर आते हो तो भी इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको मोबाइल फ़ोन या फिर कोई ना कोई डिजिटल एक इंस्ट्रूमेंट का रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहने वाला है। तो ये कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पर राइटर ने मेंशन करे हैं। तो उन चैलेंजेस को अगर हम लोग थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं तो काम किया जा सकता है। तो इसका जो पायलट लॉन्च है वो ऑलरेडी कर रहे हैं। पायलट लॉन्च मतलब इसका ट्रायल वगैरह यहाँ पर किया जा रहा है, ये भी आप लोग ध्यान में रखना। तो एक अच्छा आर्टिकल था, मतलब ये भी बहुत काम का आर्टिकल था, इस वजह से बोल रहा था कि हाँ मुझे पर्सनली थोड़े से आर्टिकल यहाँ पर काम के और अच्छे ज़्यादा लगते हैं। खासकर एडिटोरियल की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी जो छोटी मोटी न्यूज़ आती हैं वो सब इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू के अंदर दोनों ही जगह रहती हैं, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी द हिंदू के अंदर पढ़ा दी हैं। क्लियर हो गया सब कुछ, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ऑल क्लियर लिख दो। चलो फिर अब अपने इस वीडियो लेक्चर को हम लोग समाप्त करते हैं। उसके बाद मैं अगर आप लोगों को हिंदू का एडिटोरियल दिखाऊं तो यहाँ पर बात की जा रही है रीडिंग चाइनाज टी लवर काम का नहीं है,
इसके बाद ये आर्टिकल देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल आर्टिकल है, ये भी काम का नहीं है ना। फिर उसके नीचे डेटा पॉइंट है, आज अच्छा डेटा पॉइंट नहीं था तो उसके लिए मैंने यहाँ पर डिस्कशन भी नहीं किया है। तो कुछ इस प्रकार से आपको एडिटोरियल्स ये नज़र आते हैं। तो इस वजह से जो काम की चीज़ थी, रेलिवेंट चीज़ थी, एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आपके साथ में डेफिनेटली डिस्कस करी है। चलो फिर अब हम लोग पहले प्रीलिम्स के क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। 2011 का क्वेश्चन था, संविधान में कौन सी एक ऐसी चीज़ जो कि फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो आपको ऑप्शन ए देखने को मिलेगा, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस। टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, बाकी तीनों के तीनों फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इसी चीज़ की यहाँ पर पहचान करनी थी। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।